हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। अमृत उपाध्याय 007 मेरे टेलीग्राम का पता है और इंस्टा का पता है, दोनों का ही पता सेम है। आप चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर आप वहां जुड़ेंगे तो कई सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। सबसे पहली बात कि राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। संसद का अंग होता है या संसद का मेंबर होता है? इस प्रश्न से शुरू करते हैं, जल्दी से बताइए। संसद का राष्ट्रपति अंग होता है और संसद का राष्ट्रपति मेंबर होता है। दोनों में कौन सा सही है, कौन सा गलत है? दोनों एक ही बात है या दोनों अलग अलग बातें? चैट में बताइए जल्दी से। अंग होता है और मेंबर होता है में क्या अंतर है? अंग होता है तो ये बात कहां लिखी हुई है? अच्छा, मैं कोशिश करता हूं हमेशा ही आपको कि बेयर एक्ट में दिखा दूं कि कहां लिखी हुई है बात। उससे क्या होता है, आपको याद हो जाती है चीजें जो कभी भी नहीं भूलेंगी। अदरवाइज आप हमेशा एक डाउट में रहते हैं। तो इसमें भी बहुत सारी चीजों को हम देख लेंगे कि कहां पर बेयर एक्ट में है। ठीक, तो संसद मिलकर बना है, 3 हिस्से हैं संसद के। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, लेकिन कभी भी यह गलती नहीं करनी है कि प्रेसिडेंट संसद का मेंबर होता है। मेंबर नहीं होता, अंग होता है। कहां लिखी है ये बात? आर्टिकल 79 में। हमने क्या देखा था पिछली बार कि 79 से लेकर 122 तक संसद के बारे में प्रोविजन है। तो उसी में पहला जो आर्टिकल है 79, वो बताता है कि संसद का गठन, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। तो स्पष्ट तरीके से आर्टिकल 79 कहता है कि 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा प्लस राष्ट्रपति मिलकर संसद का गठन करते हैं। तो आर्टिकल 79 बताता है ये बात। दूसरी बात, राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने मतलब बुलाने, ठीक है, और सत्र का अवसान करने मतलब खत्म करने। लोकसभा को विघटित करने की शक्तियां हैं। ठीक, यह बात कहां लिखी हुई है? यह बात लिखी हुई है आर्टिकल 85 में। संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन, यही 3 बातें हैं जो हम अभी हमने देखा है। क्या क्या चीजें? कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, यानी बुलाएगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की पहली बैठक के बीच 6 मास का अंतर नहीं होगा। ठीक है, दूसरे क्लॉज में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति समय समय पर सदनों का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा, और ख में लिखा हुआ है लोकसभा का विघटन कर सकेगा। ठीक, किसके परामर्श पर करेगा? किसकी सलाह पर करेगा? राष्ट्रपति खुद से करेगा या फिर मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा? मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 85 कहता है कि सत्र को बुलाना, सत्र खत्म करना और लोकसभा का विघटन करना, यह शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। यही लिखा हुआ है, यह इसकी विधायी शक्ति का पार्ट है। तो यहां लिख लीजिए आर्टिकल 85। फिर सदनों को एड्रेस करना, संबोधित करना, अभिभाषण करना। ठीक है, राष्ट्रपति का अभिभाषण आपने सुना होगा कई बार। तो संसद के सदनों में अभिभाषण की शक्ति जो है, एड्रेस करने की शक्ति है, और सदनों को संदेश भेजने का अधिकार, यह भी राष्ट्रपति के पास है। इससे रिलेटेड 2 आर्टिकल आपको देखना है। पहला है 86
कि सदनों में अभिभाषण, या अभिभाषण का मतलब एड्रेस करना, और सदनों को संदेश भेजने का राष्ट्रपति का राइट, अधिकार। पहला क्या कह रहा है, राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में। कई किताबों में आपको लिखा होगा कि ज्वाइंट सेशन को ही संबोधित करता है, लेकिन बहुत स्पष्ट तरीके से आर्टिकल 86 कहता है कि राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन में या फिर एक साथ समवेत दोनों सदनों में, मतलब ज्वाइंट सेशन में अभिभाषण कर सकेगा, यानी किसी एक सदन को एड्रेस कर सकेगा या फिर दोनों सदनों का ज्वाइंट सेशन एड्रेस कर सकेगा। ठीक है, और इस प्रयोजन के लिए वो इस बात की अपेक्षा कर सकेगा कि सारे मेंबर्स मौजूद हों, सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा, ये एक्सपेक्टेशन रख सकेगा कि सारे मेंबर्स मौजूद हों। ठीक है, अब आपने हमेशा पढ़ा होगा कि जब इलेक्शन होता है, उसके बाद लोकसभा का गठन होता है, तो पहली मीटिंग होती है, उसमें राष्ट्रपति क्या करते हैं, अभिभाषण करते हैं। वो है, अच्छा उसके पहले ये देख लीजिए, राष्ट्रपति संसद में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या फिर कोई भी अन्य संदेश संसद के किसी सदन को भेज सकेगा, और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है, वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधा अनुसार शीघ्रता से विचार करेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 86 क्या कह रहा है, पहली बात कि राष्ट्रपति किसी एक सदन को या फिर दोनों सदनों को एड्रेस कर सकेगा, और इस एड्रेस के दौरान सदस्यों से यह एक्सपेक्टेशन रख सकेगा कि वो उपस्थित हों। दूसरी बात, राष्ट्रपति सदनों को मैसेज भेज सकेगा, वो किसी विधेयक के बारे में हो या फिर कोई भी अन्य मैसेज हो, और जो भी मैसेज भेजेगा, जो संदेश भेजेगा सदनों को, सदन को उस पर जब भी संभव हो, जितनी सुविधा से, शीघ्रता से उस पर विचार करना होगा। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 87 कहता है स्पेशल एड्रेस के बारे में, प्रेसिडेंट के स्पेशल एड्रेस के बारे में, और यह कह रहा है कि लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात, यानी हर आम चुनाव के बाद, प्रथम सत्र के आरंभ में, तो एक कंडीशन हो गया कि आम चुनाव के बाद जो पहला सत्र होगा, यानी नई लोकसभा का गठन होगा आम चुनाव के बाद, नई लोकसभा का जब गठन होगा तो प्रथम सत्र के शुरुआत में एक, और दूसरा हर साल के प्रथम सत्र के आरंभ में, हर साल प्रत्येक वर्ष जब प्रथम सत्र होगा उसके आरंभ में। दो कंडीशंस हो गए। यहां पर ध्यान दीजिए, तो यहां लिखा हुआ है एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में एड्रेस करेगा और संसद को उसके आह्वान के कारण बताएगा। अब इन दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अब एक आध जगह आपको कहीं स्टडी मटेरियल में मिस्टेक से दिख जाएगा कि दोनों को मिक्स कर दिया गया है, लेकिन दोनों मिक्स्ड नहीं। जहां ज्वाइंट सेशन की बात हो रही है वो ज्वाइंट सेशन 87 के तहत है। यानी ध्यान रखिए कि जब भी आम चुनाव हो, जब भी लोकसभा के लिए, संसद की सदस्यता के लिए चुनाव हुआ, ठीक है, आम चुनाव हुआ, उसके बाद नई लोकसभा का गठन होगा, तो नई लोकसभा के गठन का जो पहला सत्र होगा, शुरुआत जब होगी, और हर साल जो सेशंस चलते हैं पार्लियामेंट के, तो हर साल के शुरुआत में फर्स्ट सेशन में ये ज्वाइंट सेशन होगा जिसको प्रेसिडेंट एड्रेस करेगा, और ये आर्टिकल 87 के तहत है। ठीक है, और संसद को, सदनों को बताएगा कि किस कारण से आह्वान किया गया है। ठीक, दूसरा कह रहा है 86 के तहत, 86 के तहत कह रहा है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो किसी एक सदन में या दोनों सदनों में एक साथ समवेत यानी ज्वाइंट सेशन में एड्रेस कर सके। ये नहीं कह रहा है कि आम चुनाव के बाद पहली बार, ये कह रहा है जब भी वो उचित समझे। ठीक है,
एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा और सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा, ठीक है, और संदेश भेज सकेगा। तो अगर कीवर्ड्स नोट करने हो 86 और 87 के तो क्या होंगे? 86 का कीवर्ड होगा एक सदन, आर्टिकल 86 एक सदन या ज्वाइंट सेशन, दोनों सदनों का ज्वाइंट सेशन। एड्रेस करेगा, ठीक है। और 87 क्या कहता है? आम चुनाव के बाद फर्स्ट सेशन के आरंभ में, ठीक है, पहले सत्र के आरंभ में, और हर साल पहले सत्र के आरंभ में, इन दोनों कंडीशन में ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेगा, एड्रेस करेगा। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 108 ज्वाइंट सेशन, संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान करना, यह किस कंडीशन में होगा? जब हम ये संसद पूरा पढ़ेंगे तो इन सबको विस्तार से पढ़ेंगे। अभी के लिए आप बस समझते जाइए कि किन किन कंडीशन में राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का, विधायी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान। संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? जैसे एक विधेयक एक सदन से पारित हुआ, ठीक है, और दूसरे सदन में उस पर सहमति नहीं बनी। अल्टीमेटली जब सहमति नहीं बनी तो फिर एक डेडलॉक कंडीशन आ जाता है। तो इस डेडलॉक की कंडीशन में, ठीक, राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 108 में यह विकल्प है कि वो एक ज्वाइंट सेशन बुलाए। तो संयुक्त अधिवेशन का आह्वान भी इसकी विधायी शक्ति का हिस्सा है, ठीक है। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है? स्टडी आईक्यू वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। अब एक चीज है कि राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को भी अगर राष्ट्रपति को लगे कि उनका प्रतिनिधित्व कम है तो यह प्रोविजन था कि 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को वो मनोनीत किया जा सकता था, ठीक है, लोकसभा में। लेकिन अब यह प्रोविजन नहीं है, यह ध्यान रखना है। 104वें संशोधन के जरिए इस प्रोविजन को खत्म कर दिया गया है। तो देखिए क्या कह रहा है आर्टिकल 331। क्या कहता है? इससे संबंधित 2 आर्टिकल हैं, इसको ठीक से समझ लीजिएगा ताकि आगे कभी आपको कंफ्यूजन ना मिले। आर्टिकल 331 कहता है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व इस बारे में ही है। क्या कह रहा है? अनुच्छेद 81 में किसी बात के होते हुए भी यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह लोकसभा में उस समुदाय के 2 से अनधिक, मतलब मैक्सिमम 2 लोगों को क्या कर सकता है? नाम निर्देशित कर सकता है, यानी मनोनीत कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है, ठीक है। यह कह रहा है आर्टिकल 331। और 334 कह रहा है कि स्थानों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का ड्यूरेशन क्या होगा। जब संविधान बना उस समय जो रिजर्वेशन की पॉलिसी थी लोकसभा में वो 10 सालों के लिए उसका टेन्योर निर्धारित किया गया था।
और फिर हर 10 साल पर ये बढ़ते चला गया। ठीक है, तो इसका क क्या कह रहा है? लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण संबंधी, और लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी। इस संविधान के उपबंध संविधान के प्रारंभ से 80 वर्ष और खंड ख के संबंध में 70 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि जब संविधान शुरू हुआ तब से पहले लिखा गया होगा कि 10 साल के बाद ये उपबंध प्रभावी नहीं होंगे। कौन से उपबंध? लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में SC STs के लिए आरक्षण की सुविधा, आरक्षण संबंधी जो क्लॉज है। और ख में लिखा हुआ है लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में जो एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी जो प्रावधान है, जो रिजर्वेशन है, वो 80 साल के बाद और 70 साल के बाद लागू नहीं होगा। 80 साल के बाद क वाला और 70 साल के बाद ख वाला। तो ये अंतर क्यों है 80 साल और 70 साल? क्योंकि जब आप साल देखिएगा हमारे संविधान के बनने से अभी तक, तो आपको क्या दिखेगा कि 80 साल बाद नहीं अगर लागू होगा, इसका मतलब आज की डेट में 2023 चल रहा है, इसका मतलब ये अभी चल रहा है। ठीक, अभी 80 साल तो हुआ नहीं और 70 साल हो चुका है, 70 साल के बाद प्रभावी नहीं होगा। इसका मतलब एंग्लो इंडियन वाला 104वें संविधान संशोधन के जरिए 104वें संविधान संशोधन के जरिए एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन था, मनोनयन जो नॉमिनेशन का जो प्रोविजन था, मनोनीत करने का जो प्रोविजन था, वो 70 साल पर ही रोक दिया गया, उसको 80 साल तक नहीं किया गया। इसका मतलब आज की डेट में 104वें संविधान संशोधन के जरिए ये प्रोविजन आज की डेट में लागू नहीं है। जबकि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में SC STs के लिए जो रिजर्वेशन संबंधी क्लॉज है वो 80 साल तक है। इसका मतलब अभी भी चल रहा है। ठीक है, अब है कि राज्यों के पुनर्गठन। कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही संसद में पेश किए जा सकते हैं। ऐसे कौन से हैं? ठीक, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित जो विधेयक है, आर्टिकल 3 जो हमने पहले भी पढ़ा है। धन विधेयक से संबंधित, राज्य और केंद्र के बीच राजस्व बंटवारे से संबंधित अगर कोई विधेयक है तो वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही उसको पेश किया जाता है। टैक्सेशन को प्रभावित करने वाले ऐसे विधेयक जिसमें राज्यों का इंटरेस्ट शामिल हो, उनको भी पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश कराई जाती है। संचित निधि से खर्च संबंधित विधेयक और इन जैसे कुछ मामलों में राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश जरूरी होती है। ठीक है, तो संसद में जब विधेयक पेश होता है तो सीधे किसी भी सदन में उसको पेश किया जाता है, एक सदन से उसको पास कराया जाता है, जिस भी मेजॉरिटी की जरूरत होती है। जब हम आगे आएंगे तो देखेंगे कितनी तरह की मेजॉरिटी होती है। उसके बाद दूसरे सदन में जाता है, फिर वहां पास कराया जाता है, फिर दोनों सदनों से पास करा के राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति फाइनल जब साइन कर देता है, तो जब तक एक सदन में है फिर दूसरे सदन में है, हम इसको क्या कहते हैं? ये विधेयक है, बिल है। ठीक है, जब दोनों सदनों से पास करके विधेयक चला जाता है राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति इस विधेयक पर साइन कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं, तो फिर पूरी प्रक्रिया खत्म होती है और यह विधेयक अब क्या बन जाता है? एक्ट, अधिनियम बन जाता है। तो ध्यान रखना है कि विधेयक और अधिनियम में क्या अंतर है। विधेयक तब तक है जब तक कि प्रोसेस चल रहा है, बिल है वो, लोकसभा में आया या फिर राज्यसभा में आया, फिर वहां से एक सदन से पास होकर दूसरे सदन में गया, दूसरे सदन से पास होकर फाइनली राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति का जब साइन हो गया तो वो एक्ट बन गया।
तो वो अधिनियम हो गया। तो विधेयक और अधिनियम में यही अंतर है। ठीक है, कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति की सिफारिश पहले उसमें चाहिए, जैसे धन विधेयक से संबंधित मामला है। ठीक है, तो धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही भेजा जाता है। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित विधेयक है, नए राज्य का निर्माण करना है, पुराने राज्य में परिवर्तन करना है, तो राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से पहले से रिकमेंड करा के वो जाता है सदन में। जबकि जनरल जो सामान्य विधेयक हैं वो सीधे सदन में जाते हैं, दोनों जगह से पास होकर फिर राष्ट्रपति के पास आते हैं। तो ये सारे विधेयक, इस तरह के जो विधेयक हैं वो राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश इसमें जरूरी है, और ये भी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। ठीक है, दूसरा राष्ट्रपति का दायित्व है कि वो विभिन्न रिपोर्ट्स को संसद के पटल पर रखवाए, जैसे कैग की रिपोर्ट हुई, वार्षिक वित्तीय विवरण या जिसको आप कहते हैं बजट, यूपीएससी की एनुअल रिपोर्ट हो गई, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इन सब की रिपोर्ट हो गई। इसको सदन के, संसद के पटल पर रखवाना, संसद के समक्ष रखवाना, वित्त आयोग इत्यादि की रिपोर्ट, ये सारे रिपोर्ट्स जो हैं वो राष्ट्रपति संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाता है। ठीक है, ये भी इसकी विधायी शक्तियां हो गई। अब है वीटो शक्ति। तो वीटो शक्ति सबसे ज्यादा समझने वाली चीज है, जिसको आपको समझना होगा। ठीक, चलिए सबसे पहले देखते हैं विधेयकों पर अनुमति के बारे में संविधान क्या कहता है और कहां कहता है। आर्टिकल 111 जिसका टाइटल ही है विधेयकों पर अनुमति, देखिए क्या कह रहा है। यह कह रहा है कि जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है, तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। तो पहली बात क्या आ गई कि जब संसद से पास करके, यानी दोनों सदनों से पास करके कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, क्या अधिकार है राष्ट्रपति के पास। पहला, वो विधेयक को अनुमति दे दे। दूसरा, अनुमति न दे। ठीक है, परंतु राष्ट्रपति अनुमति के लिए अपने समक्ष विधेयक प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र उस विधेयक को, यदि वह धन विधेयक नहीं है, तो सदनों को इस संदेश के साथ लौटा सकेगा कि वे विधेयक पर या उसके किन्हीं विनिर्दिष्ट उपबंधों पर पुनर्विचार करें और किन्हीं ऐसे संशोधनों के पुनः स्थापना के वांछनीयता पर विचार करें। यह सब आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं बताता हूं क्या लिखा हुआ है, जिनकी उसने अपने संदेश में सिफारिश की है। और जब विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है, तब सदन विधेयक पर तदनुसार पुनर्विचार करेंगे, और यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधन सहित या संशोधन के बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति नहीं रोकेगा। देखिए क्या कह रहे हैं। पहली चीज क्या होगी, विधेयक गया सदनों से पास करके राष्ट्रपति के पास, या तो राष्ट्रपति भाई उस पर अनुमति देगा, साइन करेगा, क्या होगा, एक्ट बन जाएगा। जैसे ही वो विधेयक को अनुमति देगा, हस्ताक्षर हुआ, एक्ट बन गया। ठीक है, दूसरा, रिजेक्ट कर दे, ना दे अनुमति। ठीक है, तीसरा, उसको पुनर्विचार के लिए लौटा दे। ठीक है, पुनर्विचार के लिए जब लौटाए तो क्या कह रहा है कि किन्हीं ऐसे संशोधनों के पुनः स्थापन की वांछनीयता पर विचार करें। ठीक है, जब वो पुनर्विचार के लिए लौटा दे, तो अब संसद का काम है कि भाई उस पर क्या करना है, उसको विचार करना है फिर से, किस वजह से लौटाया गया,
ठीक है, तो पहला कंडीशन है कि विधेयक को अनुमति दे, दूसरा कंडीशन है कि अनुमति रोक दे, रिजेक्ट कर दे, तीसरा कंडीशन है कि पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दे। ठीक है, जब वापस लौटा देगा तो उस पर विचार किया जाएगा, और फिर से अगर पार्लियामेंट उसको पास करके राष्ट्रपति के पास वो अमेंडमेंट के साथ करे या फिर बिना अमेंडमेंट के करे, अगर ये फिर से पास करके साधारण बहुमत से और वापस भेज दिया जाता है पुनर्विचार के लिए, तो राष्ट्रपति उस पर साइन करेगा, उसकी अनुमति देगा। इसका मतलब राष्ट्रपति मैक्सिमम क्या कर सकता है, एक बार विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, उसके बाद जिस तरीके से वो पास करके आएगा दोबारा, उसको उस पर अनुमति देनी होगी। ठीक है, तो जो वीटो के पावर्स हैं पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत की बात नहीं हो रही है, अगर दुनिया भर में वीटो शक्ति को देखें तो एक होता है आत्यंतिक वीटो। अभी हम देखेंगे उससे 111 से कैसे वीटो को हमें समझना है। ठीक है, आत्यंतिक वीटो का मतलब क्या हुआ, एब्सोल्यूट वीटो का मतलब क्या हुआ कि खारिज कर दिया। ठीक है, रिजेक्ट कर दिया बिल को, रिजेक्टेड। दूसरा है निलंबनकारी वीटो, यानी पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, ठीक है, और जब पुनर्विचार के लिए लौटाया निलंबनकारी वीटो के तहत, तो साधारण बहुमत से संसद को फिर से पास करा के भेजना होगा इस वीटो को खारिज करने के लिए। तीसरा है विशेषित वीटो, क्वालिफाइड, नाम ही में है विशेषित, इसमें भी ये लौटाया, लेकिन अगर इस वीटो को खारिज करना है तो संसद को विशेष बहुमत से, यानी साधारण बहुमत से नहीं, विशेष बहुमत से फिर से पास करके अगर संसद वापस भेजे, तब जाकर यह वीटो, क्वालिफाइड वीटो, खारिज होता है। और चौथा है पॉकेट वीटो, मतलब ना एक्सेप्ट किया, ना अनुमति दी, अनुमति भी नहीं दी, रिजेक्ट भी नहीं किया, खारिज भी नहीं किया। ठीक है, दोनों ही कंडीशन नहीं है, बस अपने पास रख लिया, इसीलिए इसको कहते हैं पॉकेट वीटो, पॉकेट में रख लिया। ठीक है, अगर राष्ट्रपति अनुमति नहीं देता है, खारिज कर देता है, तो एक्ट का क्या होगा, एक्ट तो बना ही नहीं है। अनुमति देगा तब तो एक्ट बनेगा, बिल है अभी तो। बिल एक्ट कब बनेगा, जब अनुमति देगा, और जब अनुमति नहीं दिया, रिजेक्ट कर दिया अगर, तो फिर वो डेड हो गया, बिल खत्म हो गया, फिर नए सिरे से उसको पास कराना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या क्या आया, दुनिया भर की अगर बात करें तो 4 तरह के वीटो पावर्स हैं। एक तो है एब्सोल्यूट वीटो, आत्यंतिक वीटो कहते हैं, कि भाई बिल पास करके गया, प्रेसिडेंट ने उस पर अनुमति रोक दी, खारिज कर दिया उसको, बिल डेड हो गया, विधेयक खत्म हो गया, मर गया। ठीक है, भारत में आत्यंतिक वीटो है कि नहीं है। मान लीजिए कि एक विधेयक किसी प्राइवेट मेंबर ने पेश किया, प्राइवेट मेंबर बिल है। प्राइवेट मेंबर बिल का क्या मतलब होता है, कोई प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब होता है कि उसको किसी मंत्री ने पेश नहीं किया है। ठीक है, तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। मान लीजिए कोई प्राइवेट मेंबर बिल है जो दोनों सदनों से पास कर गया और राष्ट्रपति के पास चला गया, मंत्री परिषद ने सलाह दी कि भाई इसको खारिज कर दीजिए,
तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्रेसिडेंट इसको क्या करेगा, रिजेक्ट कर दिया प्रेसिडेंट ने, तो ये आत्यंतिक वीटो हुआ ना, एब्सोल्यूट वीटो का उदाहरण है, अनुमति नहीं देगा, रोक देगा। या फिर मान लीजिए कि कोई बिल जब प्रेसिडेंट के पास पहुंचा उसी आसपास लोकसभा विघटित हो गई, नया चुनाव हुआ, नई सरकार आई। अब ये नई सरकार इस बिल से सहमत नहीं है जो पुरानी सरकार ने प्रोसेस किया था और जो अभी प्रेसिडेंट के पास है साइन करने के लिए, अनुमति देने के लिए। तो ये नई सरकार ने कहा भाई राष्ट्रपति से कि हमारी सलाह ये है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कि इस विधेयक को अनुमति मत दीजिए, तो अनुमति नहीं दिया, रोक दिया, खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो आत्यंतिक वीटो अपने पास है इंडिया में। अब है सस्पेंसिव वीटो, है कि नहीं, निलंबनकारी, कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए विधेयक को लौटा सकता है। तो पुनर्विचार के लिए लौटाने की भी बात एकदम सही है, लिखा ही हुआ है 111 में। विशेषित वीटो अपने पास नहीं है इंडिया में। विशेषित वीटो का मतलब हुआ कि जब राष्ट्रपति लौटा देगा, अब इस वीटो को खारिज करने का एक ही तरीका है कि विशेष बहुमत से, साधारण बहुमत से नहीं, विशेष बहुमत से उसको पास करके इस वीटो को खारिज किया जाए। ये अपने पास नहीं है, ठीक है। पॉकेट वीटो अपने पास है। पॉकेट वीटो निकलता कहां से, देखिए 111 को अब फिर से पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। एक 111 कह रहा है जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो वो राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है। अनुमति दे दिया तो क्या हुआ, बिल एक्ट में कन्वर्ट हो गया, अधिनियम बन गया। या अनुमति रोक लेता है, ये क्या हो गया, एब्सोल्यूट वीटो हो गया, खारिज कर दिया, ठीक है। तो बिल क्या होगा, डेड हो जाएगा। फिर कह रहा है कि पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है यदि वह धन विधेयक नहीं है। तो हमने अभी देखा कि धन विधेयक के कंडीशन में तो राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही बिल पेश किया जा रहा है, उसमें तो पहले से ही उसकी सिफारिश है, रिकमेंडेशन लेके ही पेश किया जा सकता है, ऐसे नहीं किया जा सकता। तो ध्यान रखना है कि पुनर्विचार जहां भी आपका नोट्स होगा, पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति धन विधेयक को नहीं लौटा सकता। तो धन विधेयक उसमें एक्सेप्शन है, ठीक है। पुनर्विचार जहां भी लिखिएगा वहां धन विधेयक छोड़कर ये जरूर लिखिएगा, सवाल यहीं से बनता है। तो धन विधेयक छोड़कर किसी विधेयक को जब लौटा दिया गया है वापस, ठीक है, पुनर्विचार उस पर करेगा सदन, और जब सदन विधेयक पर पुनर्विचार करेगा और सदनों द्वारा संशोधन के सहित या फिर बिना संशोधन के उसको पारित कर दिया जाएगा, तो राष्ट्रपति के समक्ष जब अनुमति के लिए प्रस्तुत होगा तो उस पर अनुमति देनी है। तो ये पुनर्विचार जो कर रहे हैं, एक बार लौटा सकते हैं, ये कौन सी शक्ति है, ये है निलंबनकारी, सस्पेंसिव वीटो। एक बार लौटा दिया गया, लौटाने के बाद अगर फिर से सदनों द्वारा पास करके और वापस आ गया तो फिर उस पर सहमति देनी होगी। विशेषित अपने पास है नहीं। पॉकेट कहां से निकल रहा है, पॉकेट निकल रहा है इस भाषा से। पॉकेट वीटो का कहीं जिक्र नहीं है। भाषा ये है कि ठीक है, भाषा में यह है यथाशीघ्र, परंतु राष्ट्रपति अनुमति के लिए अपने समक्ष विधेयक प्रस्तुत किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र उस विधेयक को सदनों को इस संदेश के साथ लौटा सकेगा कि वे विधेयक पर या किसी उसके उपबंध पर पुनर्विचार करें। अब बताइए, आपसे कहा जाए कि यथाशीघ्र आपको कहीं पहुंचना है, यथाशीघ्र एक चैप्टर खत्म करना है। यथाशीघ्र का मतलब क्या हुआ,
या दूसरी बात कही जाए कि आपको कल 12 बजे दोपहर तक पॉलिटी का ये चैप्टर खत्म करना है, ये है डेडलाइन, कल 12 बजे दोपहर तक आपको खत्म करना है। और आपको कहा गया है कि आपको जितनी जल्दी हो सके इसको खत्म करना है। अब जितनी जल्दी हो सके का मतलब क्या निकलेगा? इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। ये इंटरप्रिटेशन बेस्ड इसलिए हो गया कि यथाशीघ्र आपके लिए हो सकता है 12 घंटा हो, मेरे लिए हो सकता है 24 घंटे हो, किसी के लिए 6 महीने हो, किसी के लिए 1 साल हो। अब यहां कोई टाइमलाइन दिया ही नहीं है कि भाई या तो अनुमति देगा, ठीक है, अनुमति दे दिया तो एक्ट हो गया, अनुमति नहीं देगा वो भी ठीक है, बिल खारिज हो गया। लौटा सकेगा, लेकिन पुनर्विचार के लिए लौटाने के लिए एक शब्द का प्रयोग है कि यथाशीघ्र लौटा सकेगा। नहीं लौटाया, उसका यथाशीघ्र हुआ ही नहीं, रख लिया, पॉकेट में रख लिया, क्योंकि संविधान कहता है कि जितनी जल्दी हो सके वो उसको लौटा सकेगा। तो ना तो उसने अनुमति दी, ना उसने अनुमति खारिज की, दोनों ही काम नहीं किया। और पुनर्विचार के लिए लौटाया भी नहीं, क्योंकि लिखा हुआ है कि यथाशीघ्र लौटाएगा, और यथाशीघ्र में कोई टाइम मेंशन नहीं है, तो उसने उसको पॉकेट में रख लिया। और इसी शक्ति को कहते हैं पॉकेट वीटो, जो सिर्फ एक इस शब्द की वजह से डिराइव होता है। ठीक है, कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसके अर्थ से ही निकलता है कि भाई पॉकेट वीटो है। तो इंडिया की अगर बात करें तो ये तीनों तरह के वीटो हैं, आत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। विशेषित वीटो नहीं है, क्वालिफाइड वीटो नहीं है। ठीक है, वीटो पावर समझ में आ गया। अब आप लोग सर्च करिएगा कि किस वीटो का प्रयोग किस मामले में किया गया है। ठीक है, चलिए एक और चीज देख लीजिए कि राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या राज्यों के मामले में भी है। देखिए राज्यों के मामले में क्या है, जब कोई विधेयक राज्यपाल के पास जाता है तो जैसे राष्ट्रपति के पास जाता है तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन है? अनुमति देना, न देना, पुनर्विचार के लिए लौटा देना। ठीक है, जब राज्य की विधानसभा से कोई विधेयक राज्यपाल के पास जाता है, विधानसभा से पास हुआ, अगर 2 सदन है उस राज्य में तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों से पास होकर जाएगा, अगर 1 सदन है तो विधानसभा से पास होकर जाएगा। तो राज्यपाल के पास अब क्या ऑप्शन है जब विधेयक गया? तो ये तीनों ऑप्शन तो हैं ही, राज्यपाल उस पर अनुमति दे सकता है, अनुमति नहीं दे सकता है, और पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है, रख सकता है, और राष्ट्रपति को वापस राष्ट्रपति को भेज सकता है। 201, कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए जब आरक्षित रख लिया जाएगा तब राष्ट्रपति क्या करेगा? तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या फिर अनुमति रोक लेता है। सेम बात। जब वो धन विधेयक नहीं है तो राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वो विधेयक को या तो वैसे ही जैसे आया है, राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को ऐसे संदेश के साथ जो अनुच्छेद 200 के पहले परंतु हमें नहीं पढ़ना है अभी में वर्णित है, लौटा दे। मतलब कुल मिला के जैसे प्रेसिडेंट यहां संसद को लौटा दे रहा था, वैसे जब राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल उसको रिजर्व कर लेगा तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो राष्ट्रपति राज्यपाल को यह कह सकता है कि इसको लौटा दीजिए। ठीक है, और जब कोई विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है तब ऐसा संदेश मिलने की तारीख से 6 मास की अवधि के भीतर सदन या सदनों द्वारा उस पर तदनुसार पुनर्विचार किया जाएगा, और यदि वह सदन या सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष उसके विचार के लिए फिर से
प्रस्तुत किया जाएगा। अब यहां पर थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है ये समझ गए। राष्ट्रपति के पास जब विधेयक जाता है तो वो अनुमति दे सकता है, नहीं दे सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। राज्य की विधानसभा या विधान मंडल से जब पास करके विधेयक राज्यपाल के पास जाता है तो वो भी अनुमति दे सकता है, नहीं भी दे सकता है और पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन एक चौथी बात है कि राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है और फिर वो राष्ट्रपति को भेज देगा। अब राष्ट्रपति क्या करेगा राज्य के मामले में? ऐसा कोई विधेयक जब राष्ट्रपति के पास, जो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया गया है, जब राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो वो उस पर अनुमति दे सकता है, नहीं दे सकता है, खारिज कर सकता है उसको, और पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। जब ये पुनर्विचार के लिए लौटाएगा तो फिर राज्य विधानमंडल के सदनों द्वारा अगर इसको फिर से पास करा के भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास, तो बस इतना लिखा है कि राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। यह नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति उस पर अनुमति देगा। जबकि संसद वाले मामले में क्या था? संसद से जब विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो या तो वो अनुमति दे सकता है या नहीं दे सकता है या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन अगर संसद ने फिर से पास करके उसको भेज दिया राष्ट्रपति के पास तो उसको अनुमति वो देगा। यहां उसे अनुमति देना है, साइन करना है। लेकिन राज्य के मामले में क्या हो रहा है? जब राज्य के मामले में राज्यपाल ने राष्ट्रपति के लिए उस विधेयक को सुरक्षित रख लिया और राष्ट्रपति के पास भेज दिया तो या तो वो अनुमति दे दे उस पर या फिर अनुमति ना दे उस पर, या फिर विधानमंडल को वापस पुनर्विचार के लिए भेज दे। और ऐसे पुनर्विचार के लिए भेजने के बाद जब विधानमंडल इसको पास कराकर दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजेगा तो फिर राष्ट्रपति उसको दोबारा पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ठीक है, यहां अनुमति देने की इसको बाध्यता नहीं है। आर्टिकल 201 के तहत। ठीक है, तो 201 क्या कह रहा है कि जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लिया जाएगा तो राष्ट्रपति अनुमति दे सकता है, रोक सकता है और वापस विधानमंडल को भेज सकता है। अगर विधानमंडल उस पर पुनर्विचार करके संशोधन या फिर बिना संशोधन के भेजे तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष फिर से उसके विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। कोई टाइमलाइन नहीं दिया हुआ है कि राष्ट्रपति उस पर फिर से विचार के लिए जब आएगा तो उसको अनुमति देगा, नहीं देगा। ठीक है, फिर उसके पास तीनों ऑप्शन खुला है, अनुमति दे दे, अनुमति ना दे या फिर से पुनर्विचार के लिए लौटा दे। संसद के मामले में ऐसा नहीं हो सकता। संसद के मामले में सिर्फ एक बार राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, उसके बाद फिर अगर पास करके आ गया निलंबनकारी वीटो के तहत ऐसा कर सकता है राष्ट्रपति। लेकिन फिर अगर संसद ने पास करके वापस भेज दिया तो उस पर साइन करना पड़ेगा, अनुमति देनी पड़ेगी। राज्य के मामले में कई बार भी लौटा सकता है जब राज्यपाल ने राष्ट्रपति के दिए विधेयक को सुरक्षित रख लिया हो। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। कमेंट में बताइएगा, ठीक है, कि किस वीटो का प्रयोग किस पर हुआ। सबको समझ में आ गई बात? दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी आईक्यू वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस।
And obviously your IAS journey starts here. हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।